पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हम सभी को होती है। ये बिल्कुल सच है कि हम सब अमीर होना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की चाह रखते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमें पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, यानी पैसे कमाने की हमें कोई टेंशन न रहे। नमस्कार दोस्तों, कुकू एफएम पर मैं हूं पीयूष और हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। ये वो किताब है जिसके लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। देखिए, कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दो हिस्से हैं, दायां और बायां। इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट में कुल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहला क्वाड्रेंट ई है जिसका मतलब एम्प्लॉई होता है। दूसरा क्वाड्रेंट एस है जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं। तीसरा क्वाड्रेंट बी है जिसके अंतर्गत बिजनेस ओनर्स आते हैं। और वहीं चौथा क्वाड्रेंट होता है आई, जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं। हम में से हर इंसान इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट के एक क्वाड्रेंट में जरूर आता है। हम किस क्वाड्रेंट में आते हैं यह हमारे पैसे कमाने के तरीके पर डिपेंड करता है। ज्यादातर लोग एम्प्लॉइज हैं, इसीलिए वे सैलरी पर डिपेंड करते हैं। वहीं कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और वे इसी माध्यम से पैसे कमाते हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से की तरफ आते हैं। जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं और जिनका किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, ऐसे लोग क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में रहते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट की इस चर्चा में आप ये जानेंगे कि आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के किस हिस्से में आते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को किस तरह से प्राप्त किया जाता है। अगर आप अपने क्वाड्रेंट को बदलना चाहते हैं, यानी आप अगर ई से एस क्वाड्रेंट पर शिफ्ट होना चाहते हैं और पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट की इस बुक समरी को जरूर सुनिए। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में वित्तीय बुद्धिमत्ता के महत्व पर जोर दिया गया है। अगर आप ई या एस वाले बाएं हिस्से में बने रहने का विकल्प चुनते हैं तो आपको स्मार्ट बनने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बी या आई के रूप में क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में काम करना चाहते हैं तो आपको बहुत स्मार्ट बनना होगा। बी या आई बनने के लिए आपको उस दिशा को नियंत्रित करना होगा जहां से आपका कैश फ्लो या आमदनी आ रहे हैं। यह पुस्तक उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपनी खुद की योजना बनाना चाहते हैं। अगर आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं तो कुकू एफएम पर इस पुस्तक के बाकी भागों को जरूर सुनें। तो यह था हमारा रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट का पहला एपिसोड। अगले एपिसोड में हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और लेखक द्वारा केस स्टडी से भी कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में समझेंगे। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी बातों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस चर्चा से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम, मेरे यानी पीयूष के साथ। नमस्कार दोस्तों, कुकू एफएम पर मैं हूं पीयूष और आज हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट किताब के बारे में, जिसको लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। हमारी सोसाइटी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऐसा है जहां पर नौकरी करने को ही सबसे बेहतर माना जाता है। जो नौकरी करता है सोसाइटी उसे रिस्पेक्ट यानी इज्जत की नजरों से देखती है, और अगर आपने नौकरी से हटकर कोई दूसरी चीज की तो लोग आपको इतनी इज्जत नहीं देते। हां, लेकिन आप अगर उस चीज में सफल होकर बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते हैं तो लोग जरूर वापस से आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। इसी से संबंधित लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी हमें अपनी जिंदगी का किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि साल 1985 उनकी जिंदगी का सबसे बुरा साल था। इसी साल वे और उनकी धर्मपत्नी किम दोनों बेघर हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें 2 हफ्ते अपनी कार में बिताने पड़े। और जब उनके खास दोस्त को उनके इस हाल के बारे में पता चला तो उसने उन्हें अपने बेसमेंट में रहने की इजाजत दे दी। रॉबर्ट कहते हैं कि यह दौर उनके लिए बेहद मुश्किलों से भरा था। अपने दोस्त के बेसमेंट में उन्हें पूरे 9 महीने का समय गुजारना पड़ा और इन 9 महीनों के दौरान उन्हें काफी कुछ झेलना पड़ा। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके दोस्त और परिवार वाले अक्सर उनसे यही कहते रहते कि इस बुरे दौर को झेलने से बेहतर है कि तुम कहीं नौकरी कर लो। लेकिन रॉबर्ट नौकरी नहीं करना चाहते थे और वे अपने दोस्त और परिवार वालों को नौकरी न करने की वजह समझा भी नहीं पाते थे, क्योंकि उनके दोस्त और परिवार वालों की नजर में नौकरी करना ज्यादा रिस्पेक्टफुल और वैल्यूएबल था।
लेखक रॉबर्ट कहते हैं कि उन्होंने इस पुस्तक में अपनी बेघर स्थिति और कंगाली की हालत का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि वो अक्सर लोगों को यह कहते सुनते हैं कि धन कमाने के लिए धन की जरूरत होती है। हालांकि रॉबर्ट इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। उनका मानना है कि धन कमाने के लिए अच्छी औपचारिक शिक्षा की भी जरूरत नहीं होती। वर्षों तक पढ़े गए कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन सब विषयों की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। रॉबर्ट ने हेनरी फोर्ड, बिल गेट्स, माइकल डेल और स्टीव जॉब्स का उदाहरण देते हुए कहा कि इन सभी ने कॉलेज की डिग्री हासिल किए बिना आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की है। पारंपरिक व्यवसायों के लिए कॉलेज की शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन उन कामों के लिए नहीं जिनसे हम प्रचुर धन कमा सकें और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें। पिछले भाग में हमने बात की थी कैश फ्लो क्वाड्रेंट की। आखिर ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट है क्या? देखिए, ये वो तरीका है जिसके माध्यम से हम अपनी इनकम कमाते हैं। इस बात को समझाने के लिए रॉबर्ट हमें उदाहरण देते हुए बताते हैं कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी में काम करने के एवज में ही आपको सैलरी मिलती है। यानी आपकी इनकम सैलरी होती है और आप एम्प्लॉई होते हैं। वहीं जब आप खुद के लिए काम करते हैं और खुद के लिए काम करके आप जो पैसे कमाते हैं वही आपकी इनकम होती है, और इसे ही हम सेल्फ एम्प्लॉयड होना कहते हैं। जबकि जब आप अपना खुद का एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेते हैं और उस बिजनेस को चलाने के लिए आप कर्मचारियों को रखते हैं तो आप बिजनेस ओनर की कैटेगरी में आ जाते हैं। और जब आप अपने पैसों से पैसे बनाने लगते हैं और दूसरों के बिजनेस में अपना पैसा लगाने लगते हैं तो उस वक्त आप इन्वेस्टर बन जाते हैं। अगर देखा जाए तो पैसा एक ही जैसा होता है, सब एक ही तरह के पैसों को कमाते हैं, लेकिन लोगों के पैसे कमाने के तरीके अलग होते हैं। कुछ ज्यादा कमाते हैं और कुछ कम कमाते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आप क्वाड्रेंट में किस तरफ आते हैं। हमारे अंदर इतनी क्षमता होती है कि हम सभी यानी चारों क्वाड्रेंट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इन क्वाड्रेंट से पैसे कमाने के लिए जरूरी नहीं कि हमने स्कूल या कॉलेज में क्या सीखा है। जरूरी तो यह है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हम कितने डेडिकेटेड हैं। इस चीज को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए रॉबर्ट हमें उदाहरण देते हैं कि एक डॉक्टर अपनी आमदनी ई से यानी एम्प्लॉय से कमा सकता है। अगर वो कर्मचारी के रूप में किसी बड़े अस्पताल में नौकरी करता हो, यही डॉक्टर एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में भी धन कमा सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति के रूप में वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर सकता है, वो अपनी क्लिनिक खोल सकता है और स्टाफ को नौकरी पर रख सकता है। यही डॉक्टर बी यानी बिजनेस ओनर बनने का निर्णय भी ले सकता है। वो किसी क्लिनिक या लेबोरेटरी का मालिक बन सकता है। वो अपने स्टाफ में दूसरे डॉक्टर्स को रख सकता है। इस स्थिति में डॉक्टर इस बिजनेस का मालिक होगा। यह भी हो सकता है कि डॉक्टर कोई भी कंपनी बनाने का फैसला करे जिसका चिकित्सा के क्षेत्र से कोई संबंध ना हो, जबकि वो खुद किसी दूसरी जगह कर्मचारी के रूप में काम करे। ऐसी स्थिति में डॉक्टर अपनी आमदनी ई और बी दोनों के रूप में कमाएगा। आई यानी इन्वेस्टर के रूप में यह डॉक्टर किसी दूसरे के बिजनेस में निवेश करके या फिर शेयर बाजार और रियल एस्टेट जैसे निवेशों से भी धन कमा सकता है। हम क्या करते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि हमारी आमदनी कहां से होती है। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो किस क्वाड्रेंट से आमदनी कमाना चाहता है। कुछ लोगों को जिंदगी भर एम्प्लॉई बनना अच्छा लगता है और कुछ लोगों को नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। कुछ लोग खुद का बिजनेस करना पसंद करते हैं और उसे चलाना पसंद करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इन्वेस्ट करना पसंद है और वो दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों की कंपनियों के शेयर और इक्विटी खरीद लेते हैं। हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं ये चारों क्वालिटीज होती हैं। जब आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के सारे क्वाड्रेंट्स की विशेषताओं को जानेंगे तो आप खुद एनालाइज कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा क्वाड्रेंट बेहतर होगा। हो सकता है इस पुस्तक पर चर्चा करने के बाद आप में से कुछ लोग अपनी आमदनी कमाने के तरीकों को बदलना चाहें। यह भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जहां हैं वहीं रहने में खुशी का अनुभव करें। हो सकता है आप एक से अधिक क्वाड्रेंट्स में काम करने का विकल्प चुन लें। देखिए, हम सब अलग हैं और एक क्वाड्रेंट दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण या बेहतर नहीं होता है। दुनिया के हर गांव, कस्बे, शहर और देश में
चारों क्वाड्रेंट्स में काम करने वाले लोगों की जरूरत होती है ताकि समाज की आर्थिक स्थिरता बनी रहे। इस चर्चा से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम, मेरे यानी पीयूष के साथ। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने ज्यादा पढ़े लिखे यानी उच्च शिक्षित डैडी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरे अधिक पढ़े लिखे यानी उच्च शिक्षित डैडी हमेशा कहा करते थे कि आप किसी बूढ़े कुत्ते को नया करतब नहीं सिखा सकते। उन्होंने अपने पुअर डैडी को फाइनेंशियल फ्रीडम सिखाने के लिए कैश फ्लो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट कई बार समझाया। क्योंकि उनकी उम्र 60 साल की हो चुकी थी तो उन्हें लगता था कि इस उम्र में कैश फ्लो क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट को समझना बेकार है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एक बार उनके पुअर डैडी ने अपनी आमदनी को जोड़कर एक आइसक्रीम की फ्रेंचाइजी खरीदी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी आइसक्रीम की फ्रेंचाइजी सफल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उन्हें लगने लगा था कि वो अब कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। हालांकि वे समझदार थे और चाहते तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट को आसानी से समझ सकते थे, लेकिन कोई ऐसी चीज थी शायद जो उन्हें कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझने से रोकती थी। नमस्कार दोस्तों, कुकू एफएम पर मैं हूं पीयूष और आज हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट किताब के बारे में, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। किसी व्यक्ति के क्वाड्रेंट को पता लगाने के लिए हमें उस व्यक्ति के शब्दों को ध्यान से सुनना होता है। किसी व्यक्ति के बोले गए शब्दों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति क्वाड्रेंट के किस हिस्से में आता है। ई यानी एम्प्लॉय क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति कहता है कि मैं एक सुरक्षित नौकरी ढूंढ रहा हूं जिसमें अच्छी तनख्वाह और बढ़िया लाभ हो। एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति कहता है मेरी हर घंटे की कमाई $20 है। बी यानी बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति कहता है मैं अपनी कंपनी को चलाने के लिए एक नया मैनेजर ढूंढ रहा हूं। वहीं आई यानी इन्वेस्टर क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति कहता है मेरा कैश फ्लो कभी कभी रिटर्न के इंटरनल रेट या फिर कभी कभी रिटर्न्स के नेट रेट पर आधारित होता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी हमें अलग अलग क्वाड्रेंट्स के अलग अलग लोगों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहते हैं कि जब भी मैं किसी व्यक्ति के मुंह से सुरक्षा या सुविधा शब्द सुनता हूं तो मुझे इस बात का अंदाजा लग जाता है कि सामने वाला व्यक्ति मूलभूत रूप से क्या हो सकता है, अर्थात सामने वाला व्यक्ति क्वाड्रेंट के किस हिस्से में आता है। जब इंसान के मन में डर का भाव हो तभी वह सुरक्षा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, और सुरक्षा की बातें तो सिर्फ ई क्वाड्रेंट में आया हुआ व्यक्ति ही करता है। जब बात नौकरी या पैसे की आती है तो कहीं ना कहीं हम सब घबराने लगते हैं और पूरी तरह से डर जाते हैं। इसी डर की वजह से हम फाइनेंशियली इनसिक्योर महसूस करने लगते हैं। सुविधाओं का अर्थ है अतिरिक्त पुरस्कार या अतिरिक्त लाभ जैसे हेल्थ केयर या रिटायरमेंट प्लान। ई क्वाड्रेंट का व्यक्ति सुरक्षित महसूस करना चाहता है और लिखित सुरक्षा चाहता है। इस क्वाड्रेंट में आए व्यक्ति की आंतरिक भावना कहती है मैं आपको यह दूंगा लेकिन इसके बदले में आप भी मुझे कुछ देने का वादा करें। अर्थात ई क्वाड्रेंट के व्यक्ति किसी भी काम के बदले आर्थिक सुरक्षा एवं सुविधा चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका डर किसी हद तक निश्चितता से संतुष्ट हो जाए। इसीलिए जब भी कभी रोजगार की बात आती है तो वे आर्थिक सुरक्षा की तलाश करते हैं। उनके लिए सुरक्षा अक्सर पैसे या यूं कहें कि धन से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अपनी मर्जी से काम करने वाले लोग इस कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी के लोग पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहते हैं। ऐसे लोगों को किसी के लिए नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो एस क्वाड्रेंट के व्यक्ति को यह पसंद नहीं है कि जो धन वो कमाते हैं उसको कोई और निर्धारित या निश्चित करे। वो खुद को ही काम पर रखते हैं और खुद को ही भुगतान देते हैं। इस क्वाड्रेंट में आए व्यक्ति की मानसिकता बहुत ही स्वतंत्र होती है। अब बात करते हैं बी क्वाड्रेंट में आए व्यक्ति यानी लोगों की। इस कैटेगरी के लोग एस क्वाड्रेंट के लोगों से बिल्कुल अलग यानी ऑपोजिट होते हैं। इस क्वाड्रेंट के व्यक्ति को दूसरों को काम सौंपना बहुत पसंद आता है। बी क्वाड्रेंट के व्यक्ति का मानना है कि उस काम को खुद क्यों करें जब आप उसे करवाने के लिए किसी को नौकरी पर रख सकते हैं और वो उस काम को आपसे बेहतर तरीके से भी कर सकता है। हेनरी फोर्ड की मानसिकता इसी तरह की थी। कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों का मानना था कि हेनरी फोर्ड इतने बुद्धिमान भी नहीं हैं जितना कि लोग उनके बारे में कहते हैं, और इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने हेनरी फोर्ड से कुछ सवाल पूछे।
सवालों के जवाब देने से पहले हेनरी फोर्ड ने अपना फोन घुमाया और अपने कुछ असिस्टेंट्स को अपने ऑफिस में बुलाया और इंटेलेक्चुअल लोगों के पूछे गए सवालों का जवाब देने को कहा। उनके असिस्टेंट्स ने सभी सवालों का सही जवाब दे दिया। अंत में हेनरी ने उस इंटेलेक्चुअल से कहा कि ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए उन्होंने अपने लिए एक असिस्टेंट रखा हुआ है ताकि वे अपना दिमाग किसी अच्छी चीज को सोचने में लगा सके। हेनरी फोर्ड अपने दिमाग का इस्तेमाल केवल सोचने के लिए ही करते थे। उनका कहना था कि सोचना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, इसीलिए बहुत कम लोग ये काम करते हैं। चौथा और अंतिम क्वाड्रेंट है आय यानी निवेशक का क्वाड्रेंट। एक निवेशक अपने पैसे से ही पैसा बनाता है और उनके लिए उनका पैसा ही काम करने जाता है। उन्हें खुद कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे अमीर लोगों ने अपनी 70% आमदनी निवेश करके ही हासिल की है, यानी आय क्वाड्रेंट से। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको आय क्वाड्रेंट में आना ही पड़ेगा। तो ये एपिसोड था डिफरेंट क्वाड्रेंट डिफरेंट पीपल के बारे में, यानी अलग अलग क्वाड्रेंट अलग अलग लोग। इस चर्चा से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम मेरे यानी पीयूष के साथ। आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के संदर्भ में लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि मेरे दोनों डैडियों ने मुझे कॉलेज जाने और डिग्री लेने का सुझाव दिया, परंतु कॉलेज की डिग्री लेने के बाद मैं क्या करूं इसके बारे में दोनों के सुझाव अलग अलग थे। मेरे ज्यादा पढ़े लिखे डैडी लगातार सलाह देते थे कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और अच्छी सुरक्षित नौकरी खोज लो। वो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से पर जीवन केंद्रित करने का सुझाव दे रहे थे। वहीं पर मेरे कम पढ़े लिखे डैडी हमेशा क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते। वो कहते थे कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और खुद की कंपनी शुरू करो। क्वाड्रेंट के दाएं और बाएं हिस्से की बात हम पहले एपिसोड में कर चुके हैं। इस मामले में मेरे दोनों डैडियों का नजरिया अलग अलग था। पुअर डैडी जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचते थे, जबकि रिच डैडी फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर ज्यादा चिंतित रहते थे। नमस्कार दोस्तों, कुकू एफएम पर मैं हूं पीयूष और आज हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट किताब के बारे में, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। बहुत से लोग नौकरी की सुरक्षा इस वजह से चाहते हैं क्योंकि उन्हें घर पर और स्कूल में यही सिखाया जाता है। उन्हें स्कूल और घर पर यह शिक्षा दी गई है कि नौकरी करना आर्थिक सुरक्षा के लिए ज्यादा जरूरी है। बचपन में ही हमें इस तरह से प्रोग्राम कर दिया जाता था, जहां पर हम फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में ना सोचकर जॉब सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा सोचें। हमें इसी तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि पैसा कमाना मतलब नौकरी करना ही है। इसीलिए यह स्वाभाविक है कि ज्यादातर लोग जॉब सिक्योरिटी पर ध्यान देकर फाइनेंशियल फ्रीडम को इग्नोर कर देते थे। 90% लोग ई और एस क्वाड्रेंट में काम करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल में इसी क्वाड्रेंट के बारे में ज्यादा सीखा है, और जिसकी वजह से ऐसे क्वाड्रेंट में आए लोग कर्ज में जल्दी डूब जाते हैं। जॉब या बिजनेस को इसलिए करते हैं ताकि अपने घर का खर्च चला सकें, कि उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम किस तरह से मिल जाए, पर उन्हें इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। इस प्रशिक्षण के अभाव, नौकरी की सुरक्षा और बढ़ते व्यक्तिगत कर्ज के कारण ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तलाश को पूरा नहीं कर पाते हैं। अक्सर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक स्वतंत्रता की खोज में नौकरियां बदलते रहते हैं, लेकिन सही मायने में ये फाइनेंशियल फ्रीडम क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में पाई जाती है, अर्थात बी यानी बिजनेस ओनर और आई यानी इन्वेस्टर वाले क्वाड्रेंट में। इस बात को हमें लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने दोस्त के उदाहरण से समझाते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि उनका हाई स्कूल का एक दोस्त है। वो उसका हालचाल हर 5 साल बाद लेते रहते हैं और वो हर 5 साल के बाद एक नई जॉब को पकड़ लेता है। उसे हर बार लगता है कि उसे अपने सपनों की नौकरी मिल गई है। उसे उस नौकरी में अच्छी सैलरी और साथ में काम करने वाले अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। लेकिन जब दोबारा उससे 5 साल बाद मिले तो जिस कंपनी में वो काम करता है उसके लिए वो कंपनी भ्रष्ट और बेकार हो जाती है। वो शिकायत करने लगता है कि उसके बॉस और साथ में काम करने वाले लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है। उसके बॉस ने किसी और को प्रमोशन दे दिया है और उसकी सैलरी अभी भी कम है। फिर 6 महीने के बाद उसे एक नई जॉब मिल जाती है और फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। ये कुछ इस तरह से दिखता है जैसे कोई जानवर अपनी पूंछ का पीछा कर रहा हो। ये कभी खत्म ना होने वाली प्रक्रिया लगती है। हो सकता है कि वो ऐसा करके ज्यादा धन कमा ले, उसे अच्छा पद मिल जाए और अच्छी सैलरी भी। वो जिंदगी भर इसी तरह
कड़ी मेहनत की राह पर चलता रहेगा, लेकिन इससे उसे आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। टैक्स और लोन की वजह से कई लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल पाती है और ऐसे लोग फाइनेंशियली इनसिक्योर महसूस करते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फ्रीडम की राह कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में पाई जाती है। आप नौकरी के समय के बाद अपनी सैलरी और खाली समय का क्या करते हैं, उसी से आपका भविष्य निर्धारित होता है। अगर आप क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में कड़ी मेहनत करते हैं तो आप हमेशा कड़ी मेहनत करते रहेंगे, और अगर आप क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में कड़ी मेहनत करते हैं तो आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता पाने का सुनहरा अवसर होगा। इस चर्चा से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम मेरे यानी पीयूष के साथ। देखिए, आप अपने लिए खुद का सिस्टम बना सकते हैं या फिर उस सिस्टम को खरीद सकते हैं। जब आप बी क्वाड्रेंट में काम करते हैं तो आपका मेन टारगेट सिस्टम का मालिक बनने से होता है और अपने लिए उस सिस्टम में लोगों को काम करवाना होता है। यह सिस्टम वो पुल है जिसके माध्यम से आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से में सुरक्षित पहुंच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कुकू एफएम पर मैं हूं पीयूष और आज हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट किताब के बारे में, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। आजकल मुख्य रूप से 3 तरह के बिजनेस सिस्टम प्रचलित हैं, यानी चलन में है। पहला है पारंपरिक सी टाइप कॉर्पोरेशन, जहां पर आप अपने लिए खुद का एक सिस्टम बनाते हैं। दूसरा है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी में आप बना बनाया सिस्टम खरीदते हैं। और तीसरा है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में आप बने बनाए सिस्टम को खरीदकर उसका हिस्सा बनते हैं। इन तीनों सिस्टम्स की अपनी अलग अलग ताकतें और अपनी अलग अलग कमजोरियां हैं, लेकिन तीनों सिस्टम्स में आपको एक ही चीज मिलेगी और वो है आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर। अगर हम सही तरीके से काम करें तो हमें यह सिस्टम परमानेंट इनकम देगा और हमें इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी और हम मालिक के रूप में भी इसमें काम करेंगे। हाँ, लेकिन जरूरी यह है कि आपका यह सिस्टम सफलतापूर्वक चलने लगे। समस्या अक्सर इस सिस्टम को खड़ा करने और सफलतापूर्वक चलाने में ही आती है। इसी के संदर्भ में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि 1985 में आप बेघर क्यों हुए। इसका मैं बस एक ही जवाब देता था कि उस वक्त हम अपने लिए बिजनेस सिस्टम को बना रहे थे और सिस्टम बनाने का जो हमारा निर्णय था वो बहुत कठिन था। उससे पहले भी मैं इस तरह के रास्ते पर चल चुका था और मेरी बनाई हुई कई कंपनियां डूब चुकी थी। मेरी कंपनी कुछ वर्षों तक सफलतापूर्वक चली, लेकिन ये 5वें साल तक आते आते डूब गई थी। हमने इसके लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन इसके बावजूद हमारा बनाया हुआ सिस्टम ज्यादा सफल नहीं हुआ और हमें ऐसा लगने लगा था कि हम जिस नाव पर सवार हैं उस नाव में अचानक से छेद हो गया है। हम ये सब पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वो छेद कहां हुआ था ताकि उस छेद को ढूंढकर उसे बंद किया जा सके। दुर्भाग्यवश उस समय उस छेद को हम ढूंढ नहीं पाए। रॉबर्ट कहते हैं कि सफलता एक खराब शिक्षक है, पर जब हम असफल होते हैं तो हम सबसे ज्यादा सीख पाते हैं। इसीलिए असफल होने से कभी डरना नहीं चाहिए। असफलता सफलता की ही प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आप असफल हुए बिना सफलता नहीं पा सकते। कई लोग बी क्वाड्रेंट में ही फंसे रहते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने लिए एक मजबूत सिस्टम को नहीं बना पाते और वो सिस्टम का सिर्फ हिस्सा बनकर रह जाते हैं। बी क्वाड्रेंट में ऐसे लोग होते हैं जो सिस्टम को बनाते हैं और अगर वो ना भी हो तो भी सिस्टम चलता रहे और उनको इनकम आती रहे। आप 3 तरीकों को फॉलो करके बी क्वाड्रेंट की तरफ तेजी से जा सकते हैं। पहला तरीका है मार्गदर्शक या मेंटोर खोजें। मेंटोर वो होता है जो किसी काम को पहले और सफलतापूर्वक कर चुका हो। आप परामर्शदाता यानी एडवाइजर ना खोजें। एडवाइजर एस क्वाड्रेंट में होते हैं। दुनिया ऐसे एडवाइजरों से भरी पड़ी है जो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि सिस्टम का मालिक या निवेशक कैसे बने। यदि आप बी क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं, अर्थात आप किसी सिस्टम का मालिक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने लिए एक मेंटोर खोजें जो आपको इस लक्ष्य को पाने में आपकी सहायता करे। दूसरा तरीका है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी के माध्यम से हम सिस्टम के बारे में सीख सकते हैं।
अगर आप कोई फ्रेंचाइजी खरीदें तो एक बात जरूर ध्यान में रखें, आप फ्रेंचाइजी सिस्टम में खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड ना समझें। आप इसमें खुद को एम्प्लॉय या कर्मचारी माने। आप वैसा ही करें जैसा आपसे कहा जाए। फ्रेंचाइजी से आप बिजनेस सिस्टम को करीबी से समझते हैं और आगे चलकर आपके सिस्टम के मालिक बनने की संभावना प्रबल हो जाती है। तीसरा और आखिरी तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना। इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहते हैं। कई ऐसे देश हैं जहां पर नेटवर्क मार्केटिंग को गैर कानूनी समझा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को अक्सर लोग संदिग्ध नजरों से देखते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अपनी इस बात को मजबूती से रखने के लिए लेखक रॉबर्ट कहते हैं कि पहले मैंने भी सोचा था कि नेटवर्क मार्केटिंग धोखाधड़ी है, लेकिन सालों तक जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग द्वारा उपलब्ध सिस्टम का अध्ययन किया और मैंने अपने कई मित्रों को इस सिस्टम में सफल होते देखा, तो मैंने अपनी मानसिकता बदल दी। मैंने ये जाना कि बहुत से लोग ईमानदारी और मेहनत से सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बना रहे हैं और इस नेटवर्क को बनाकर वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी हो रहे हैं। तो ये थे वो 3 तरीके जिसके माध्यम से हम तेजी से बी क्वाड्रेंट की ओर जा सकते हैं। इस चर्चा से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम मेरे यानी पीयूष के साथ। द 5 लेवल ऑफ इन्वेस्टर्स। नमस्कार, कुकू एफएम पर मैं हूं पीयूष और आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित किताब रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। मेरे गरीब डैडी अक्सर कहते थे कि निवेश यानी इन्वेस्ट करना जोखिम भरा है। वहीं मेरे अमीर डैडी मुझसे कहते थे कि आर्थिक समझ या ज्ञान ना होना ज्यादा जोखिम भरा है। आज ज्यादातर लोग जानते हैं कि इन्वेस्ट करना अच्छा होता है, लेकिन उन्हें इन्वेस्ट करना जोखिम भरा भी लगता है। लेकिन अगर आपके पास आर्थिक समझ, अनुभव और सही मार्गदर्शन ना हो तो वो केस सचमुच में जोखिम भरा हो सकता है। हम सभी को इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्ट करने से ही आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, या यूं कहे कि इन्वेस्ट करना ही आर्थिक स्वतंत्रता की चाबी है। जो इन्वेस्ट नहीं करते हैं या खराब तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, वो जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं। उन्हें जिंदगी भर पैसे की चिंता सताती रहती है। वो अक्सर दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे परिवार, कंपनी या पेंशन। उनके जीवन की सीमाएं पैसों से तय होती हैं और वो ये नहीं जान पाते कि सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता क्या है। इसी के संदर्भ में लेखक रॉबर्ट अपने अमीर डैडी की दी हुई सीख के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरे अमीर डैडी इन्वेस्ट करना सीखना किसी पेशे या प्रोफेशन को सीखने से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि जब तुम कोई पेशा सीखते हो तो तुम यह सीखते हो कि पैसे के लिए कैसे काम करना है, लेकिन निवेश करना तुम्हें पैसे से कैसे काम कराना है यह सिखाता है, अर्थात पैसे से पैसा बनाना सिखाता है। जब आपके अंदर इन्वेस्ट करने की समझ आ जाती है तो आपको यह बिल्कुल भी जोखिम भरा नहीं लगता, बल्कि आपको इन्वेस्ट करना मजेदार लगने लगता है। हमारे इस भाग में बात होगी इन्वेस्टर्स के 5 लेवल्स के बारे में। पहला है जीरो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस लेवल। कई लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं और बहुत से पैसे कमाने के बावजूद वे जीरो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की श्रेणी में आते हैं। वे खूब कमाते हैं, लेकिन वो जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च कर देते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी मालूम नहीं होता कि कमाए हुए पैसे का क्या करना है, इसे खर्च करना है या बचत करनी है या किसी चीज में निवेश करना है। इनका आर्थिक ज्ञान बिल्कुल ही जीरो होता है। दूसरा है द सेवर्स आर लूजर्स लेवल। कई लोगों को यह विश्वास होता है कि बचत करना चतुराई भरा तरीका है। बचत करके आप न पैसा कमा सकते हैं और न ही बना सकते। जो पेशेवर इन्वेस्टर होते हैं वो अपने पैसे को किसी संपत्ति में इन्वेस्ट करते हैं। वो संपत्ति के माध्यम से पैसे कमाते हैं और इस कमाए हुए पैसे से वे और संपत्ति बनाते हैं। ऐसे इन्वेस्टर अपने पैसे को किसी एक जगह लंबे समय तक नहीं रखते हैं, लेकिन जो बचत पर विश्वास रखते हैं उनके लिए लंबे समय तक पैसे कमाना मुश्किल होता है और वे हारे हुए इन्वेस्टर की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं तीसरे लेवल के इन्वेस्टर्स की। तीसरा लेवल है दी आई एम टू बिजी लेवल। इस श्रेणी में आए हुए इन्वेस्टर्स इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि उन्हें सही से इन्वेस्ट करना सीखने का मौका ही नहीं मिलता है। हालांकि श्रेणी में आए इन्वेस्टर्स ज्यादा शिक्षित होते हैं, लेकिन वो अपने करियर, परिवार, दूसरी रुचियों और वेकेशंस में ही लीन रहते हैं। द आई एम टू बिजी लेवल का इन्वेस्टर अपने पैसे को
किसी दूसरे के हवाले कर देता है ताकि वो उनके पैसे को मैनेज कर सके। इस इन्वेस्टर के साथ समस्या ये होती है कि ये अपना पैसा